सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका एक नए दिन गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। लास्ट लेक्चर में मैं आपको ओरल कैविटी, बकल कैविटी, माउथ और उससे सीक्रेट होने वाले जूस सलाइवा के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज अपन पार्ट नंबर 2 डील करते हैं, जो अपने जीआईटी के ऑर्गन्स को टुकड़ों में बांटा है, उसमें पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है ईसोफेगस और स्टोमक। तो आज के लेक्चर में अपन ईसोफेगस और स्टोमक के बारे में डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करें अपन। सबसे पहले ईसोफेगस। तो यहां तो यही बोलना चाहूंगा मैं कि ईसोफेगस में तो क्या पढ़ोगे आप, क्योंकि ईसोफेगस में तो कुछ है ही नहीं। अगर आपसे कहा जाए ईसोफेगस में किसी तरह का कोई जूस सीक्रेट होता है क्या, आंसर होगा नो। ईसोफेगस में किसी भी तरह का कोई जूस सीक्रेट नहीं होता। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसका ऊपर वाला हिस्सा फेरिंग से जुड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा स्टोमक से जुड़ा होता है। तो यह एक ट्यूबुलर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। इसका जो अपर वाला पार्ट है, यहां पर एक स्फिंक्टर पाई जाती है जिसका नाम होता है अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, और इसके लोअर पार्ट में भी एक स्फिंक्टर पाई जाती है जिसका नाम होता है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को अपन क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं, और लोअर वाली जो स्फिंक्टर है इसको अपन कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से भी जानते हैं। ईसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। इट इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। सारे के सारे साथियों को नॉलेज है क्या ईसोफेगस के द्वारा किसी तरह का कोई जूस सीक्रेट होता है? नो। यह एक कॉमन पथ होता है जो फेरिंग्स को स्टोमक से जोड़ने का काम करता है। तो जो बोलस इसमें एंटर हुआ, यहां पर जो फूड एंटर हुआ है उस फूड को फूड ना बोलकर बोलस बोल रहे हैं अपन। इस बोलस को स्टोमक तक पहुंचाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है ईसोफेगस। तो इट इज द मीनिंग ऑफ ईसोफेगस। बस एक वर्ड बनता है इसमें, या दो वर्ड मान लो, कि इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। दूसरा, दो स्फिंक्टर होती हैं इसमें, अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर। लोअर का नाम है कार्डियक स्फिंक्टर। आया हुआ क्वेश्चन है कार्डियक स्फिंक्टर आर लोकेटेड एट, और आंसर गया था लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो दैट इज द ईसोफेगस। कम ऑन टू द मेजर पार्ट जिसको डिस्कस करना है अपन को, दैट इज द स्टोमक, दैट इज द स्टोमक। चलें स्टोमक के बारे में जानकारी लेते हैं अपन। स्टोमक को जैसा कि आप भली भांति जानते हैं, ये स्टोमक होता है। स्टोमक जब खाली होता है तो इसका शेप कुछ इस तरह का हो जाता है। स्टोमक जब खाली होता है तो इसका शेप जरूर कुछ इस तरह का हो जाता है। जब इसमें खाना आ जाता है तो ये वाला हिस्सा नीचे झुक जाता है, और झुकने के बाद इसका शेप इस तरीके से हो जाता है। तो दो अलग अलग शेप में होता है। खाली पेट स्टोमक इस तरीके से होता है, भरने के बाद इस तरीके से हो जाता है। ये जो खाली के अंदर स्टोमक है, इसका शेप देख रहे हो आप, इस तरह का है, बोले तो जे शेप है। खाली स्टोमक कौन से शेप का हो गया? जे शेप का हो गया। भरने के बाद यह पीरी फॉर्म शेप ग्रहण कर लेता है। तो खाली स्टोमक जे शेप का होता है, खाने के बाद यह पीरी फॉर्म शेप में कन्वर्ट हो जाता है। स्टोमक आपके मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे वाइडेस्ट ऑर्गन होता है। वाइडेस्ट ऑर्गन बोले तो सबसे चौड़ा ऑर्गन होता है। इसमें स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाइलिक मूवमेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाइलिक मूवमेंट इस वजह से कि जब खाना इसमें आता है थोड़ी देर के लिए रुकता है, जब इसमें पाचन हो चुका होता है तो स्ट्रॉन्ग फोर्सफुल मूवमेंट के द्वारा फूड इससे बाहर निकलता है, आगे बढ़ता है। तो स्टोमक के बारे में अपन पहली लाइन की बात करें, इट इज ए
hollow muscular, it is a hollow muscular widest part of digestive system। यानी पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, चाहे ओरल कैविटी हो, ईसोफेगस हो, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, सबसे चौड़ा हिस्सा कौन सा होता है? तो आंसर है स्टोमक होता है। जीआईटी का सबसे चौड़ा हिस्सा कौन होता है? स्टोमक होता है। तो पहला वर्ड, स्टोमक इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन विच इज ए वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और जीआईटी। कहां पर लोकेटेड होता है ये? अपर साइड में या लोअर साइड में? तो आंसर है कि सर अपर साइड में होता है। अपर साइड में भी राइट वाली साइड में होता है या लेफ्ट वाली साइड में होता है? तो क्वाड्रेंट मैंने पढ़ाया था आपको, वहां पर पढ़ा चुका हूं। तो अगले पॉइंट में अपन डील करेंगे व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टोमक। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ स्टोमक? तो स्टोमक इज लोकेटेड इन लेफ्ट अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। लेफ्ट अपर पार्ट या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यह एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के अंदर लोकेटेड होता है। जब स्टोमक खाली होता है, जब स्टोमक खाली होता है तो यह जे शेप का होता है। शेप की बात करें तो जे शेप का होता है। और जब स्टोमक में फूड आ जाता है तो इसका शेप पायरीफॉर्म या पीरीफॉर्म हो जाता है। अभी अभी आपको बताया दोनों शेप के बारे में। खाली स्टोमक जे शेप का होता है, खाना खाने के बाद यह पीरीफॉर्म शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहली लाइन, स्टोमक इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन ऑफ जीआईटी, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, it is located in left upper quadrant of abdominal cavity, it is J shape when it is empty and it gets pyriform shape when the food has been enter into the stomach। इसके बाद स्टोमक के और कुछ स्ट्रक्चर के बारे में अपन देखें ये स्टोमक का डायग्राम है। एक तो ऊपर से इसकी ओपनिंग है और एक यहां से इसकी ओपनिंग है। एक तो ऊपर से ओपनिंग है और एक यहां से ओपनिंग है। ऊपर वाले हिस्से की जो ओपनिंग है, सबसे पहले तो ओपनिंग के बारे में जाने आप। इन ओपनिंग्स को नाम देते हैं ओरिफिस। इन ओपनिंग को नाम देते हैं ओरिफिस। तो स्टोमक में कितनी ओरिफिस हो गई? 2। स्टोमक में कितनी ओरिफिस हो गई? 2। ये जो ऊपर वाली ओरिफिस है इसको नाम देते हैं कार्डियक ओरिफिस। ये जो ऊपर वाली ओरिफिस है इसका नाम है कार्डियक ओरिफिस और नीचे वाली का नाम होता है पाइलोरस ओरिफिस। यानी स्टोमक में 2 ओपनिंग होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। ऊपर वाली का नाम कार्डियक ओरिफिस और नीचे वाली का नाम है पाइलोरिक ओरिफिस। उसके अलावा स्टोमक के ऊपर वाले हिस्से में ईसोफेगस के ऊपर और स्टोमक के नीचे वाले हिस्से में पाइलोरस के ऊपर 2 स्फिंक्टर पाई जाती है। स्टोमक में 2 स्फिंक्टर पाई जाती हैं। स्फिंक्टर को भी नाम देते हैं। ऊपर वाली का नाम होगा कार्डियक स्फिंक्टर, ऊपर वाली का नाम होगा कार्डियक स्फिंक्टर और नीचे वाली का नाम होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर और पाइलोरिक स्फिंक्टर। और अपन बात करें, स्टोमक के 2 कर्वेचर होते हैं। एक तो ये वाला कर्वेचर हो गया और एक ये वाला कर्वेचर हो गया। ये वाला तो कॉन्वेक्स होता है जबकि ये वाला कॉनकेव होता है। ये वाला कॉन्वेक्स होता है जबकि ये वाला कॉनकेव होता है। तो तीसरे पॉइंट में अपन बात करें, स्टोमक में 2 कर्वेचर होते हैं। स्टोमक में 2 कर्वेचर पाए जाते हैं। इन पर्टिकुलर कर्वेचर को नाम देते हैं अपन, ये जो बड़ा वाला कर्वेचर है, कॉन्वेक्स कर्वेचर है, इसका नाम है ग्रेटर कर्वेचर।
इसका नाम है ग्रेटर कर्वेचर, और ये जो नीचे वाला है इसका नाम है लेजर कर्वेचर। जो कॉनकेव आपको देखने को मिल रहा है इसका नाम है लेजर कर्वेचर, और इसका नाम होता है ग्रेटर कर्वेचर। इसके अलावा अपन बात करें तो स्टोमक के जो ग्रेटर कर्वेचर है, यहां पर पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं। ये जो ग्रेटर कर्वेचर है यहां पर पेरिटोनियम पाई जाती है, और ये जो लेजर कर्वेचर है यहां भी पेरिटोनियम होती है। ये जो पेरिटोनियम के फोल्ड इससे जुड़े हुए हैं, इन पर्टिकुलर फोल्ड को अपन नाम देते हैं ओमेंटम। पर्टिकुलर फोल्ड को अपन नाम देते हैं ओमेंटम। जो ग्रेटर कर्वेचर से जुड़ा हुआ है, जो ग्रेटर कर्वेचर से जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है ग्रेटर ओमेंटम, उसका नाम है ग्रेटर ओमेंटम। और जो लेजर कर्वेचर से जुड़ा हुआ है उसका नाम होता है लेजर ओमेंटम। तो दो दो करके स्टोमक में चार चीजें हो गई, दो दो करके स्टोमक में चार चीजें हो गई। दो तो ओपनिंग हो गई जिनको नाम दे रहे हैं अपन ओरिफिस। कौन कौन सी हो गई? कार्डियक ओरिफिस और पाइलोरिक ओरिफिस। दो स्फिंटर हो गई जिनको अपन नाम दे रहे हैं कार्डियक स्फिंटर और पाइलोरिक स्फिंटर। दो इसके कर्वेचर हो गए, ये वाले कर्वेचर को नाम दे रहे हैं ग्रेटर कर्वेचर जो कॉन्वेक्स होता है, और इसको नाम दे रहे हैं अपन लेजर कर्वेचर जो कॉनकेव होता है। इसके ऊपर जो पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं उनको ओमेंटम नाम दिया जाता है। तो ये जो ग्रीन कलर में बनाया है ग्रेटर कर्वेचर से जुड़े हुए पार्ट को ग्रेटर ओमेंटम बोल रहे हैं, और लेजर कर्वेचर से जुड़े हुए पार्ट को लेजर ओमेंटम बोल रहे हैं। यह है इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में दो दो करके जो पार्ट पाए जा रहे हैं वो हैं। अब अपन आगे बढ़ें और डिस्कस करें कि स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं। अगला है पार्ट ऑफ स्टोमक। कितने पार्ट होते हैं स्टोमक के, इस पर अपन चर्चा करें। तो देखें स्टोमक के पार्ट। सबसे पहले ये स्टोमक हो गया। स्टोमक में अपन बात करें, ये तो शुरुआती हिस्सा है स्टोमक का, इसको नाम देते हैं अपन कार्डियक रीजन। ये शुरुआती हिस्सा है स्टोमक का, इसको अपन नाम देते हैं कार्डियक रीजन। ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको अपन नाम देते हैं फंडस। ये जो एलिवेटेड पार्ट है इसको अपन नाम देते हैं फंडस। उसके बाद ये जो वाइड वाला पार्ट है इसको नाम दिया जाता है बॉडी या कार्पस। ये जो सबसे चौड़ा या सबसे बड़ा पार्ट है इसका नाम है बॉडी और कार्पस। उसके बाद ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है पाइलोरस। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है पाइलोरस। तो हाउ मेनी पार्ट द स्टोमक हैव, स्टोमक के कितने पार्ट होते हैं? तो जहां पर कार्डियक स्फिंक्टर ओपन होती है उसके जस्ट आगे वाला हिस्सा, इसको नाम देते हैं कार्डियक रीजन। सबसे आगे वाला हिस्सा इसको अपन नाम देते हैं कार्डियक रीजन, दैट इज द कार्डियक रीजन नंबर 1। इसके बाद ये जो एलिवेटेड हिस्सा होता है इसको नाम दिया जाता है फंडस, इसको नाम दिया जाता है फंडस। उसके बाद ये जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, ये जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक का सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है उसको नाम दिया जाता है बॉडी या कॉर्पस। इसको नाम दिया जाता है बॉडी या कॉर्पस। और ये जो लास्ट वाला हिस्सा होता है इसको नाम देते हैं अपन पाइलोरस। ये जो पाइलोरस का आगे वाला हिस्सा होता है, ये जो पाइलोरस का ये आगे वाला हिस्सा होता है इसका नाम है पाइलोरिक एंट्रम।
इसको नाम देते हैं अपन पाइलोरिक एंट्रम, और ये जो बचा हुआ हिस्सा है इसको नाम देते हैं अपन पाइलोरिक कैनाल। इसको नाम दे दिया शुरुआती हिस्से को, आगे वाला सकरा हिस्सा है, नैरो पार्ट है, इसको नाम देते हैं अपन पाइलोरिक कैनाल, और दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है पाइलोरस। दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है पाइलोरस। तो स्टोमक के कितने हिस्से हो गए? हाउ मेनी पार्ट द स्टोमक हैव? द आंसर इज 4। देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टोमक। कौन कौन से पार्ट हो गए? नंबर 1 कार्डियक रीजन, नंबर 2 फंडस, नंबर 3 बॉडी या कॉर्पस, यह मेजर हिस्सा है, नंबर 4 पाइलोरस जिसके 2 पार्ट हैं, शुरुआती पार्ट का नाम है पाइलोरिक एंट्रम, और लास्ट में बचे हुए सकरे या नैरो पार्ट का नाम है पाइलोरिक कैनाल। आगे बढ़े अपन इससे। इसके बाद अभी तक क्या डिस्कशन किया है अपन ने वो जान लें आप। स्टोमक खाली है तो जे शेप का है, भर गया या खाना खा लिया तो पीरीफॉर्म हो गया। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ जीआईटी। लोकेशन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है। खाली स्टोमक जे शेप का और भरा हुआ पीरीफॉर्म हो जाता है। स्टोमक में 2-2 करके 4 चीजें होती हैं, 2 ओरिफिस, 2 स्फिंक्टर, 2 कर्वेचर और 2 पेरिटोनियम के फोल्ड होते हैं जो ओमेंटम कहलाते हैं। स्टोमक के पार्ट की बात करें तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टोमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। इसके अलावा अपन आगे बढ़ें। देखें ये जो हिस्से आपको देखने को मिल रहे हैं, इसमें सबसे अंदर वाली दीवार में, सबसे अंदर वाली दीवार जो है या लेयर है वो होती है म्यूकोसा या म्यूकस लेयर। इस म्यूकस लेयर के अंदर, इस म्यूकस लेयर के अंदर बहुत सारी ग्लैंड होती हैं, और इस म्यूकस लेयर में पाई जाने वाली ग्लैंड को नाम देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ऐसी हैं जो कार्डियक रीजन में, एक तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ऐसी हैं जो कार्डियक रीजन में, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो लगभग सेम है, एक गैस्ट्रिक ग्लैंड जो लगभग सेम है, यह फंडस और बॉडी में। कहां पर है ये? फंडस और बॉडी में है। एक जैसी गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये। दूसरी ये वाली हो गई, और तीसरी वाली गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो पाई जाती हैं पाइलोरस में। कहां पर पाई जाती हैं? पाइलोरस में। तो भले से स्टोमक के 4 हिस्से हों, परंतु ग्लैंड 3 तरह की होती। भले से स्टोमक के 4 हिस्से हों, परंतु ग्लैंड 3 तरह की होती हैं। कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड, इनका नाम है कार्डियक ग्लैंड, इनका नाम है कार्डियक ग्लैंड। फंडस और बॉडी में एक जैसी ग्लैंड है, फंडस और बॉडी में एक जैसी ग्लैंड है, इनका नाम है फंडिक ग्लैंड या फंडिस ग्लैंड। देखो ये दोनों जगह एक जैसी हैं, तो इनको नाम दे दिया फंडिस ग्लैंड, और पाइलोरस में पाई जाने वाली ग्लैंड को नाम देते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। तो इसके अंदर वाली म्यूकोसा में जो ग्लैंड पाई जाती हैं, यदि उसका क्रॉस सेक्शनल इमेज बनाकर उसकी स्टडी करें तो उस स्टडी को अपने द्वारा नाम दिया जाएगा हिस्टोलॉजी। क्या नाम दिया जाएगा? हिस्टोलॉजी। तो अगला पोर्शन है अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। अगला पोर्शन है अपना हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। स्टोमक की हिस्टोलॉजी में क्या होता है? तो देखें स्टोमक की हिस्टोलॉजी में जाने आप। ये स्टोमक हो गया। स्टोमक का ये जो शुरुआती हिस्सा है, इसमें ग्लैंड पाई जा रही हैं, इनको नाम दे दें आप कार्डियक ग्लैंड। क्या नाम दे दें आप? कार्डियक ग्लैंड। उसके अलावा ये जो मेजर हिस्सा है फंडस और बॉडी का, फंडस और बॉडी का, यहां भी ग्लैंड है,
यहां भी ग्लैंड हैं, इनको नाम दे रहे हैं अपन फंडिस ग्लैंड। और लास्ट वाला जो हिस्सा है पाइलोरस का, यहां भी ग्लैंड हैं और पाइलोरस में पाई जाने वाली ग्लैंड को अपन नाम दे रहे हैं पाइलोरिक ग्लैंड। तो कितने तरह की ग्लैंड हो गई यहां पर, कितने तरह की ग्लैंड हो गई यहां पर। सबसे पहले हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं अपन। तो हिस्टोलॉजी में अपन बात कर रहे हैं कि स्टोमक में पाई जाती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम, कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड्स का नाम, इनका नाम होता है कार्डियक ग्लैंड। इनका नाम होता है कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड को कार्डियक ग्लैंड क्यों नाम दे रहे हैं? बिकॉज दे आर फाउंड इन कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक। दे आर फाउंड इन कार्डियक रीजन ऑफ स्टोमक। इज दैट क्लियर? इसके बाद फंडस और बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाती हैं, फंडस और बॉडी में जो ग्लैंड पाई जाती हैं उनको नाम देते हैं अपन फंडिस ग्लैंड। उनको नाम देते हैं अपन फंडिस ग्लैंड। ये दूसरी तरह की ग्लैंड होती है। इसके अलावा जो पाइलोरस में ग्लैंड पाई जाती हैं उनका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरस में पाई जाने वाली ग्लैंड का नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है आपसे, तीन तरह की ग्लैंड हैं स्टोमक में जिनको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड? तीनों में से कौन सी ग्लैंड को चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है? दिमाग लगाओ, बताओ। शायद आंसर आ रहा है कि सर जो सबसे ज्यादा है वही चीफ होगी, जो सबसे ज्यादा है वही चीफ होगी। तो चीफ में सबसे ज्यादा कौन सी है? फंडिस ग्लैंड। सो दैट्स व्हाई द फंडिस ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। द फंडिस ग्लैंड आर ऑल्सो नोन एज चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। इनको चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े अपन। ये जो ग्लैंड यहां पर शो की हुई है कार्डियक रीजन में, इसमें इस तरह की सेल पाई जाती है। इस तरह की सेल हैं इसमें। इस तरह की सेल पाई जाती है। अभी अपन कार्डियक ग्लैंड की बात कर रहे हैं। कार्डियक ग्लैंड में इस तरह की सेल पाई जाती हैं। केवल एक तरह की सेल है, केवल एक तरह की सेल है। फिर फंडस में से यदि अपन सेल को बाहर निकालें तो इसमें इस तरह की सेल मौजूद है, इस तरह की सेल भी मौजूद है। इसका मतलब है फंडिस ग्लैंड के अंदर तीन तरह की सेल पाई जा रही। फंडिस ग्लैंड के अंदर तीन तरह की सेल पाई जा रही है, ये वाली, ये वाली, ये वाली। उसके अलावा पाइलोरस में अपन बात करें, पाइलोरस में अपन बात करें तो यहां पर दो तरह की सेल मौजूद है। दो तरह की सेल मौजूद हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। इसका मतलब है हर तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड में अलग अलग तरह की सेल पाई जाती हैं। और चूंकि अलग अलग तरह की सेल होती हैं तो सीक्रेशन भी अलग अलग तरह के होते होंगे। यहां पर जो कार्डियक ग्लैंड है, यहां पर जो कार्डियक ग्लैंड है, इसमें ये जो सेल पाई जा रही हैं, इस पर्टिकुलर सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल। इस पर्टिकुलर सेल का नाम है म्यूकस नेक सेल। अब समझ गए होंगे आप कि म्यूकस नेक सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ म्यूसिन। रेड कलर में जो बनाई है अपन ने, इसका नाम म्यूकस नेक सेल है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ म्यूसिन। फंडिस ग्लैंड को देख लो, यह जो रेड कलर की बनाई है सेम है। इसका मतलब ये तो हो गई म्यूकस नेक सेल, ये तो हो गई म्यूकस नेक सेल। ये जो सेल है इसका नाम है पेप्सिनोजन सेल। ये जो सेल है इसका नाम है पेप्सिनोजन सेल। और ये जो लास्ट वाली सेल है ग्रीन कलर में, इसका नाम है पैराइटल सेल। इसका नाम है पैराइटल सेल।
इसका मतलब है फंडिस ग्लैंड में 3 तरह की सेल हैं। फंडिस ग्लैंड में 3 तरह की सेल हैं। कौन कौन सी हैं? म्यूकस नेक सेल, पेप्सिनोजन सेल और पेराइटल सेल। अब इनसे सीक्रेट क्या होता है डिस्कशन करने वाले हैं। अब पाइलोरस पे आ जाओ। पाइलोरस में ये तो सेम है रेड, तो चारों तरफ इसको नाम दे दें अपन म्यूकस नेक सेल। ये तो म्यूकस नेक सेल हो गई। ये जो सेल है ये औरों से अलग है। इस पर्टिकुलर सेल का नाम है जी सेल। इस पर्टिकुलर सेल का नाम है जी सेल, जो सीक्रेट करेगी गैस्ट्रीन हार्मोन। दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। दैट इज द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक में क्या पढ़ा अपन ने? स्टोमक के सबसे अंदर वाली दीवार में जो एपिथीलियम पाई जाती है वहां की सेल आपस में मिलकर बना लेती हैं ग्लैंड। वहां की सेल आपस में मिलकर बना लेती हैं ग्लैंड। इन पर्टिकुलर ग्लैंड को नाम देते हैं अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड। इन पर्टिकुलर ग्लैंड को नाम देते हैं अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड। कितने तरह की गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं स्टोमक में? आंसर है 3 तरह की। आंसर है 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड। कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड, इनका नाम है कार्डियक ग्लैंड। इनका नाम है कार्डियक ग्लैंड। कार्डियक ग्लैंड को कार्डियक ग्लैंड नाम क्यों दिया गया? क्योंकि यह कार्डियक रीजन में पाई जाती हैं। क्योंकि यह कार्डियक रीजन में पाई जाती हैं, तो यहां बोलना चाहेंगे अपन फाउंड इन कार्डियक रीजन। द कार्डियक ग्लैंड्स आर फाउंड इन कार्डियक रीजन। कौन सी सेल है जो इनके अंदर पाई जाती है? कौन सी सेल है जो इनके अंदर पाई जाती है? आंसर है म्यूकस नेक सेल। आंसर है इनमें म्यूकस नेक सेल पाई जाती है। म्यूकस नेक सेल इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द म्यूसिन। देखें, जितना जरूरी स्टोमक के लिए HCl होता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी म्यूसिन होता है। स्टोमक में HCl होने के बावजूद भी अंदर वाली दीवार में डैमेज नहीं होता। उसका कारण है कि म्यूसिन की लेयर उसके ऊपर पाई जाती है। तो कार्डियक रीजन में पाई जाने वाली ग्लैंड कार्डियक ग्लैंड हो गई। इसमें पाई जाने वाली सेल म्यूकस नेक सेल है जो म्यूसिन सीक्रेट करेगी। दूसरे रीजन को भी देख लो, फंडिस ग्लैंड। कितने तरह की सेल हैं? 3 तरह की, म्यूकस नेक सेल, पेप्सिनोजन सेल और पेराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल, पेप्सिनोजन सेल और पेराइटल सेल। तो आगे बढ़े आप। ग्लैंड नंबर 2, दूसरे नंबर की गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसका नाम है फंडिस ग्लैंड। जिसका नाम है फंडिस ग्लैंड। कहां पर पाई जाती है फंडिस ग्लैंड? दे आर फाउंड इन फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टोमक। दे आर फाउंड इन फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टोमक। चूंकि मेजर एरिया है ये, तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा पढ़ा अपन ने स्टोमक का? आंसर है बॉडी। So that's why the fundus gland are also known as chief gastric gland. The fundus gland are also known as chief gastric gland. इनको chief gastric glands के नाम से भी जाना जाता है। चीफ सेल अलग होती है, चीफ सेल अलग होती है और चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड अलग होती है। तो चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सी ग्लैंड को बोलोगे आप? फंडिस ग्लैंड को बोलोगे। कौन कौन से तरह की सेल हैं जो इनमें पाई जाती हैं? अभी अभी अपन ने पढ़ा इनमें 3 तरह की सेल हैं। अभी अभी अपन ने पढ़ा इनमें 3 तरह की सेल हैं। कौन कौन से तरह की? सबसे पहले तो सेम वही रेड कलर वाली सेल थी, जिसका नाम क्या है? म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल क्या सीक्रेट करेगी? आंसर है म्यूसिन। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द म्यूसिन। नंबर 2, जिसका नाम है पेप्सिनोजन सेल। नंबर 2,
जिसका नाम है पेप्सिनोजन सेल। और नंबर 3 जिसका नाम है पैराइटल सेल, जिसका नाम है पैराइटल सेल। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पेप्सिनोजन किसके द्वारा सीक्रेट होगा, तो आप भी सोच रहे हैं कि सर ये भी क्या पूछ रहे हो, आंसर इज पेप्सिनोजन सेल। अच्छा, HCl किसके द्वारा सीक्रेट होगा, आंसर इज पैराइटल सेल। दोनों में से कौन सी सेल को चीप सेल बोलना चाहोगे, दोनों में से कौन सी सेल को चीप सेल बोलना चाहोगे? तो अपने दिमाग में फिक्स होता है, स्टोमक का नाम आते ही दिमाग में HCl एंटर हो जाता है। स्टोमक में HCl है तो HCl सीक्रेट करने वाली चीप सेल होगी, जो कि गलत है। चीफ का मतलब है इंपॉर्टेंट, और HCl इंपॉर्टेंट थोड़ी है, इंपॉर्टेंट है प्रोटीन का डाइजेशन, जो होगा पेप्सिन के द्वारा, और पेप्सिन मिलेगा पेप्सिनोजन के द्वारा। तो यहां बेसिक मीनिंग यह है कि पेप्सिनोजन सीक्रेट करने वाली सेल को चीप सेल कहते हैं। तो देखें, बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। स्टोमक नाम आते ही HCl दिमाग में नहीं आना चाहिए, पेप्सिन नाम आना चाहिए। तो पेप्सिनोजन सीक्रेट करने वाली सेल को पेप्सिनोजन सेल या चीप सेल के नाम से भी जाना जाता है। तो पैराइटल सेल चीप सेल नहीं है, पेप्सिनोजन सेल चीप सेल है। हाँ, पैराइटल सेल को एक दूसरा नाम दिया गया है, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल, इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। इसको ऑक्जेंटिक सेल के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात करें म्यूकस नेक सेल, तो क्या सीक्रेट कर रही है, म्यूसिन। पेप्सिनोजन सेल या चीप सेल क्या सीक्रेट करेगी, तो इसका आंसर है इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेप्सिनोजन। और एक और सब्सटेंस सीक्रेट करेगी जिसका नाम है रेनिन। फिर से सुने, रेनिन। एक होता है रेनिन जो किडनी के द्वारा सीक्रेट होता है, यहां मैं नाम ले रहा हूं रेनिन, NNIN। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या सीक्रेट करेगी, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ HCl एंड ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। और शायद आप सारे साथियों को नॉलेज होगी कि स्टोमक में जो पैराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है, यह विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी है। और विटामिन B12 RBC का मैच्योरेशन कराता है। अगर RBC को विटामिन B12 नहीं मिले या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं मिले, तो इनकी कमी से होने वाले एनीमिया को पर्नीशियस एनीमिया बोलते हैं। क्या नाम देंगे अपन, पर्नीशियस एनीमिया। तो ये तीनों तरह की सेल हो गई। म्यूकस नेक सेल जो म्यूसिन सीक्रेट करेगी, पेप्सिनोजन सेल जिसको चीफ सेल के नाम से जान रहे हैं, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द पेप्सिनोजन एंड ऑल्सो रेनिन। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट द HCl एंड ऑल्सो इंट्रिंसिक फैक्टर। इसके अलावा तीसरी ग्लैंड कौन सी पढ़ी थी आपने, देख लें तीसरी ग्लैंड को। पाइलोरस में पाई जाने वाली पाइलोरिक ग्लैंड, कितने तरह की सेल हैं इसमें, 2। एक तो पहले जैसी है म्यूकस नेक सेल, और दूसरी अलग तरह की है जिसको नाम दे रहे हैं अपन G सेल, जिसको नाम दे रहे हैं अपन G सेल। तो आगे बढ़े, तीसरी तरह की ग्लैंड जो स्टोमक में पाई जाती है, इसका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। स्टोमक में पाई जाने वाली तीसरी तरह की ग्लैंड जिसका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। द पाइलोरिक ग्लैंड आर फाउंड इन द पाइलोरिक रीजन, द पाइलोरिक ग्लैंड आर फाउंड इन द पाइलोरिक रीजन। चूंकि यह पाइलोरिक रीजन में पाई जाती है, इसलिए इसको पाइलोरिक ग्लैंड अपन नाम दे रहे हैं। इसमें 2 तरह की सेल होती हैं, एक तो सेम तरह की सेल है जिसका नाम है म्यूकस नेक सेल,
which is responsible to secrete the mucin, which is responsible to secrete the mucin। दूसरी स्पेशल तरह की सेल है जिसका नाम है जी सेल, स्पेशल तरह की सेल है जिसका नाम है जी सेल। इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट ए हार्मोन विच इज गैस्ट्रीन, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू सीक्रेट ए हार्मोन विच इज गैस्ट्रीन। यह गैस्ट्रीन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। अब यहां इसके बारे में आप एक जनरल जानकारी ले लें और ये आपको याद रखना है क्योंकि आगे रेगुलेशन में पढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट काम आने वाला है। आगे मैं रेगुलेशन पढ़ाऊंगा तो ये वाला पार्ट काम आने वाला है। सबसे पहले कहां पर हैं जी सेल और क्या काम करेंगी ये जी सेल। सबसे पहले कहां पर हैं जी सेल, ये जी सेल। सबसे पहले लोकेशन जान लें आप, जी सेल के बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। जी सेल कहां कहां पर होती हैं जी सेल। डायग्राम में जी बना हुआ दिख रहा है आपको, स्टोमक में होती हैं और ड्यूडिनम में होती हैं। स्टोमक में होती हैं और ड्यूडिनम में होती हैं, तो कहां कहां पर होती हैं जी सेल। पाइलोरस ऑफ स्टोमक, स्टोमक के पाइलोरस में होती हैं एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होती, फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होती। दोनों जगह पाई जाने वाली जी सेल सेम काम करती हैं, दोनों जगह पाई जाने वाली जी सेल सेम काम करती हैं। क्या सेम काम करेंगी, रिलीज ऑफ ए हार्मोन विच इज गैस्ट्रीन, दोनों जगह यह गैस्ट्रीन का सीक्रेशन करेंगी। अच्छा, गैस्ट्रीन हार्मोन क्या काम करेगा, गैस्ट्रीन हार्मोन क्या काम करेगा, यह स्टोमक में जाकर गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी तो सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टिमुलेट होंगी तो सीक्रेशन होगा गैस्ट्रिक जूस का। और साथ में यह गैस्ट्रीन हार्मोन पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है, पेनक्रियाज को भी स्टिमुलेट करता है और पेनक्रियाज स्टिमुलेट होगा तो सीक्रेशन होगा पेनक्रिएटिक जूस का। किसका सीक्रेशन होगा, पेनक्रिएटिक जूस का। तो गैस्ट्रीन हार्मोन केवल और केवल गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन नहीं कराता, गैस्ट्रीन हार्मोन केवल और केवल गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन नहीं कराता, यह गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ पेनक्रिएटिक जूस का भी सीक्रेशन कराता है। तो जी सेल की स्ट्रक्चर देख लें आप, लोकेशन देख लें, जी सेल कहां कहां पर होती हैं आपको बता दिया। आगे रेगुलेशन में ये चीज आएंगी, इसलिए आपको फिर से रिमाइंड करा रहा हूं जी सेल कहां पर होंगी, पाइलोरस ऑफ स्टोमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम के अंदर होंगी। दोनों जगह एक ही काम होगा, दे आर रेस्पॉन्सिबल टू रिलीज द गैस्ट्रीन हार्मोन and gastrin hormone is responsible for the stimulation of gastric gland for the secretion of gastric juice and also responsible for the stimulation of exocrine part of pancreas for the release of pancreatic juice। gastric juice का भी सीक्रेशन कराएगा और साथ में पेनक्रिएटिक जूस का भी सीक्रेशन कराएगा। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट हो गए, सारी की सारी ग्लैंड और उनसे मिलने वाले सबस्टेंस को यहां पर अपन ने लिख दिया। तो ये हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक हो गई, यह है हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक हो गई। फिर से क्विक रिवीजन करें आप, ईसोफेगस एंड स्टोमक। ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लेंथ है, ऊपर वाली क्रीको ईसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे वाली कार्डियक स्फिंक्टर। स्टोमक खाली होता है तो जे शेप का, भर जाता है तो पायरीफॉर्म हो जाता है। यह अपने जीआईटी का होलो मस्कुलर ऑर्गन है, सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। यह लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होता है।
यह है जब खाली होता है तो जे शेप का और खाना खाने के बाद पीरी फॉर्म हो जाता है। स्टोमक में दो दो करके 4 चीजें होती हैं, 2 ओपनिंग या ओरिफिस हैं जिनका नाम है कार्डियक या पाइलोरिक ओरिफिस, 2 स्फिंटर हैं जिनका नाम है कार्डियक स्फिंटर और पाइलोरिक स्फिंटर, 2 कर्वेचर हैं जिनका नाम है ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर, 2 पेरिटोनियम के फोल्ड हैं जिनको ओमेंटम बोल रहे हैं, ग्रेटर ओमेंटम और लेजर ओमेंटम। स्टोमक के पार्ट की बात करें तो 4 पार्ट होते हैं, कार्डियक रीजन, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। और यहां अलग अलग लोकेशन पर 3 तरह की ग्लैंड पाई जाती हैं जिनको अपन गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जान रहे हैं। कार्डियक रीजन में कार्डियक ग्लैंड जिसमें एक तरह की सेल है, फंडस ग्लैंड के अंदर जो फंडस और बॉडी में पाई जाती हैं यहां 3 तरह की सेल है, और पाइलोरिक ग्लैंड में 2 तरह की सेल हैं। अब इन सेल के क्या क्या काम हैं, तो स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो 3 तरह की है। कार्डियक ग्लैंड कार्डियक रीजन में जो म्यूकस नेक सेल पाई जाती है, इनमें जो सीक्रेट करती है म्यूसिन, जो सीक्रेट करती है म्यूसिन। अब यहां पर गौर कर लें आप, क्या सीक्रेट कर रही है म्यूसिन, ये म्यूसिन। आगे बढ़े अब आप, उसके बाद फंडस और बॉडी में पाई जाने वाली ग्लैंड जिनका नाम है फंडस ग्लैंड, जिनको चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड भी कहते हैं। इनमें 3 तरह की सेल होती हैं। पेप्सिनोजन सेल, इसी का नाम है चीफ सेल, जो पेप्सिनोजन और रेनिन का सीक्रेशन करती है। पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, जो एचसीएल या इंट्रिंसिक फैक्टर का सीक्रेशन करती है। और म्यूकस नेक सेल, जो म्यूसिन का सीक्रेशन करती है। देखो म्यूसिन सीक्रेट हो गया, पेप्सिनोजन सीक्रेट हो गया, रेनिन सीक्रेट हो गया, एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट हो गया। आगे तीसरे तरह की सेल जो पाइलोरस में पाई जाती हैं, तीसरे तरह की ग्लैंड जिनका नाम है पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड में कौन कौन सी सेल है, म्यूकस नेक सेल जिनमें होता है म्यूसिन, और साथ में एक हार्मोन जिसका नाम है गैस्ट्रिन हार्मोन। जी सेल कहां कहां पर होती हैं, पाइलोरस में होती हैं और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम में होती हैं। दोनों जगह सेम काम करेंगी, किसका सीक्रेशन, गैस्ट्रिन का। एंड गैस्ट्रिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमक एज वेल एज ऑफ पेनक्रियाज फॉर द सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस एंड पेनक्रिएटिक जूस। इज दैट क्लियर? यहां तक अपन ने पढ़ा। अब यहां देखें, अगर आने वाले टाइम में अपन पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस, आने वाले टाइम में मैं आपको पढ़ाऊंगा गैस्ट्रिक जूस, और स्टोमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाले जूस को गैस्ट्रिक जूस बोलेंगे अपन। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पढ़ाऊंगा मैं आपको। गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होगा, इन ग्लैंड से निकलने वाले सारे कंपोनेंट होंगे, इन ग्लैंड से निकलने वाले सारे कंपोनेंट होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन गैस्ट्रिक जूस का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो उसमें इन्हीं कंपोनेंट का डिस्क्रिप्शन आएगा। देखो क्या आएगा गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन में, म्यूसिन आएगा जिन पे गोले किए हुए हैं, म्यूसिन आएगा, उसके अलावा म्यूसिन, देन पेप्सिनोजन, रेनिन, एचसीएल, इंट्रिंसिक फैक्टर। गैस्ट्रिक जूस अपन पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आने वाले हैं। यहां पर इनका अर्थ क्लियर है कि ये स्टोमक में सीक्रेट कहां से हो रहे हैं, स्टोमक में सीक्रेट कहां से हो रहे हैं, तो सब कुछ मैंने बता दिया। तो गैस्ट्रिक जूस के कंपोजिशन में ये आएंगे और लास्ट में आएगा गैस्ट्रीन। क्या आएगा, गैस्ट्रीन। तो मैं जब कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस पढ़ाऊंगा तो आप खुद आंसर देंगे क्या होगा उसमें। गैस्ट्रीन होगा, म्यूसिन होगा, एचसीएल होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर होगा, पेप्सिनोजन होगा, रेनिन होगा। इज दैट क्लियर? तो यहां से अपन कंपोजिशन पढ़ेंगे आगे। अब स्टोमक की बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अपन, आगे बढ़े। स्टोमक के अंदर कितनी लेयर्स होती हैं, अगला पोर्शन है लेयर्स ऑफ स्टोमक। तो मुझे नहीं लगता कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है, आप खुद आंसर देंगे कि देयर आर 4 लेयर ऑफ स्टोमक। सबसे अंदर वाली लेयर का नाम होगा गैस्ट्रिक म्यूकोसा। गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर होंगी। सबसे अंदर वाली एपिथेलियम से बनी, इसके बाद लेमिना प्रोप्रिया जो कनेक्टिव से बनी, उसके बाद मस्कुलरिस इंटरना जो मसल से बनी।
दूसरी लेयर इसको सपोर्ट करेगी सबम्यूकोसा, सबम्यूकोसा कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी। इसके बाद होगी मस्कुलर लेयर और चौथी और सबसे बाहर वाली होगी सीरस लेयर या सिरोसा जिसको नाम देंगे। तो बताओ, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया और यहां मैंने स्पेशल बात भी बता दी कि जो मसल होती हैं बाकी जगह तो दो होती हैं, सर्कुलर और लॉन्जिट्यूडिनल, परंतु स्टोमक में तीन तरह की मसल होती हैं, सर्कुलर भी होती हैं, लॉन्जिट्यूडिनल भी होती हैं और ऑब्लिक मसल भी इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो लेयर ऑफ स्टोमक मेरे हिसाब से इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, अब इस पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगले पार्ट में बढ़े आप। ब्लड सप्लाई टू द स्टोमक, ब्लड सप्लाई टू द स्टोमक। ब्लड सप्लाई में अपन बात करें आर्टीरियल सप्लाई, ब्लड सप्लाई में अपन बात करें आर्टीरियल सप्लाई टू द स्टोमक। तो मेरे हिसाब से यहां भी आंसर क्लियर है, ये निकलती है अयोर्टा, फिर एब्डोमिनल अयोर्टा, फिर यहां से निकलता है सीलियक ट्रंक और सीलियक ट्रंक से निकलती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टोमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। कौन सी आर्टरी निकलती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो यहां अपन बोल सकते हैं स्टोमक को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम आया हुआ क्वेश्चन है, यह भी आपके एग्जाम में। कौन सी आर्टरी है जो स्टोमक को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है? आंसर है गैस्ट्रिक आर्टरी। किससे निकल रही है गैस्ट्रिक आर्टरी? देख लो डायग्राम में, किससे निकल रही है? सीलियक ट्रंक से, सीलियक ट्रंक से एराइज हो रही है। अच्छा, किससे एराइज हो रहा है सीलियक ट्रंक? किससे एराइज हो रहा है सीलियक ट्रंक? तो आंसर है एब्डोमिनल अयोर्टा से। किससे एराइज हो रहा है? एब्डोमिनल अयोर्टा। तो एब्डोमिनल अयोर्टा से सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक से गैस्ट्रिक आर्टरी जो स्टोमक को ब्लड सप्लाई करती है। अगला पॉइंट स्टोमक के बारे में, वीनस ड्रेनेज, वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। कौन सी वेन है जो स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है? कौन सी वेन है जो स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है? तो देखें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने के लिए यहां पर वीनस कैपिलरी, वीनस कैपिलरी से बनती है वेन्योल, वेन्योल से बनती है वेन। इस पर्टिकुलर वेन का नाम है गैस्ट्रिक वेन, इस पर्टिकुलर वेन का नाम है गैस्ट्रिक वेन। गैस्ट्रिक वेन आगे चलकर ज्वाइन कर लेती है पोर्टल वेन को। किसको ज्वाइन कर लेती है? पोर्टल वेन को। और पोर्टल वेन कहां पर ओपन हो जाती है? लीवर में। यानी स्टोमक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा ही इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाता, सीधा इंफीरियर वीना कावा में नहीं जाता। कहां जाता है? पहले पोर्टल वेन में। तो स्टोमक से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने वाली वेन का नाम बता दो। आंसर है गैस्ट्रिक वेन। किसमें खुलेगी गैस्ट्रिक वेन? आंसर है पोर्टल वेन में। किसमें खुलेगी पोर्टल वेन? आंसर है लीवर में। तो स्टोमक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाने की बजाय सीधा ही किसमें एंटर करता है? स्टोमक में। दैट इज द वीनस, लीवर में एंटर करता है। इट इज द वीनस ड्रेनेज ऑफ स्टोमक। लास्ट पॉइंट पर आ जाएं आप, नर्व सप्लाई टू द स्टोमक, नर्व सप्लाई टू द स्टोमक। और मेरे हिसाब से मुझे इसको भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे चाहे तो मैं बोल सकता हूं कि क्या है इसके अंतर्गत। तो इस शब्द जो मैंने बोला है इसका आंसर है पढ़ लिया। नर्व सप्लाई टू द स्टोमक की बात करें तो आंसर क्या है? पढ़ लिया। पढ़ लिया में क्या चीज पढ़ ली? दो तरह का पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे में दो तरह के फाइबर हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिंपैथेटिक नर्व फाइबर। सिंपैथेटिक नर्व फाइबर स्टिमुलेट होंगे तो मूवमेंट और जूस का सीक्रेशन कम हो जाएगा और पैरासिंपैथेटिक स्टिमुलेट होंगे तो बढ़ जाएगा। इंट्रिंसिक पाथवे में दो तरह के फाइबर हैं, एक तो सब म्यूकोसल लेयर में पाए जाते हैं जिनका नाम है मीजनर प्लेक्सेज,
जिनका नाम है मीजनर प्लेक्सेज, और एक मसल में पाए जाते हैं जिनका नाम है माइंट्रिक प्लेक्सेज। ये जो सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं ये तो सीक्रेशन कराते हैं, और ये जो मसल में माइंट्रिक पाया जाता है यह मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसको पूरे को अपन ने एक लेक्चर में पढ़ लिया था। नर्व सप्लाई टू द जीआईटी शायद अच्छे से आपको याद होगी। तो इट इज द एंड ऑफ एनाटॉमी ऑफ स्टोमक, फिजियोलॉजी ऑफ स्टोमक। अब स्टोमक से निकलने वाले जूस की अपन को चर्चा करनी है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, और इस पर्टिकुलर जूस को अपन नाम देते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या होगा गैस्ट्रिक जूस का कंपोजिशन वो शायद आपको अंदाजा लग गया। तो ये स्टोमक पढ़ने के बाद अपन को डिस्कस करना है गैस्ट्रिक जूस। अब चूंकि जो अपन ने पढ़ा है उसका एक बार पीपीटी के माध्यम से रिवीजन कर लिया जाए। यहां से अपना टॉपिक स्टार्ट हुआ था ईसोफेगस। क्या पढ़ा अपन ने? दो तो स्फिंक्टर और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है, कोई भी जूस इससे सीक्रेट नहीं होता। फिर अपन ने डिस्कस किया है ईसोफेगस का डायग्राम देख लें आप। यहां अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है और यहां पर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है, जिसका नाम क्रीको ईसोफेजियल और कार्डियक स्फिंक्टर है। इसके बाद आगे बढ़े आप। स्टोमक, पहली लाइन यही थी, इट इज ए हॉलो मस्कुलर ऑर्गन सिचुएटेड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यह भी आया हुआ क्वेश्चन है। वाइडेस्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज द रिजर्वायर ऑफ फूड, यानी 1.5 से 2 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। तो यह भी आया हुआ क्वेश्चन है कि जीआईटी का कौन से पार्ट को रिजर्वायर ऑफ फूड के नाम से भी जाना जाता है, या स्टोरेज का काम कौन करता है? आंसर है स्टोमक। इसकी कैपेसिटी है 1.5 से 2 लीटर कैपेसिटी, 1 से 1.5 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है। जब स्टोमक खाली होता है तो जे शेप का होता है, खाना खाने के बाद पायरी फॉर्म या पीरी फॉर्म हो जाता है। आगे बढ़े आप। स्टोमक है, स्टोमक के अंदर 2-2 करके क्या चीजें होती हैं? देखो, 2 ओपनिंग हो गई, एक ओपनिंग ये हो गई, एक ओपनिंग ये हो गई, 2 तो ओपनिंग हो गई। स्टोमक में 2 ही स्फिंक्टर हैं, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। स्टोमक में 2 कर्वेचर हैं, ग्रेटर कर्वेचर और लेजर कर्वेचर। यहां पर पेरिटोनियम के फोल्ड भी अटैच होते हैं जिनका नाम होता है ओमेंटम। इस वाले से अटैच फोल्ड का नाम होगा ग्रेटर ओमेंटम, और यहां पर जो अटैच होगा उसका नाम होगा लेजर ओमेंटम। तो 4 चीजें हो गई, 2 ओरिफिस, 2 स्फिंक्टर, 2 कर्वेचर और 2 ओमेंटम। तो इसके बाद अपन ने ये देखें 2-2 करके पार्ट, 2 ओरिफिस, 2 स्फिंक्टर, 2 कर्वेचर और 2 पेरिटोनियम के फोल्ड। देन कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोमक। देखें ये जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, इट इज द कार्डियक रीजन। ये जो एलिवेटेड पार्ट है, इट इज द फंडस। इसके बाद ये मेजर पोर्शन है बॉडी, और ये लास्ट वाला हिस्सा है पाइलोरस। तो देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टोमक, देयर आर 4 पार्ट ऑफ स्टोमक, कार्डियक, फंडस, बॉडी और लास्ट वाला होता है पाइलोरस। तो 4 पार्ट होते हैं स्टोमक के। नेक्स्ट अपन ने डिस्कस किया ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? गैस्ट्रिक आर्टरी। कहां से निकलेगी? सीलियक ट्रंक से। सीलियक ट्रंक कहां से निकलेगा? एब्डोमिनल अयोर्टा से। वीनस ड्रेनेज, कौन सी वेन लेकर जाएगी? गैस्ट्रिक वेन, बट ये सीधे इंफीरियर वीना कावा में ना खुल के कहां खुलेगी? पोर्टल वेन में। पोर्टल वेन कहां पर खुलेगी? लीवर में। और उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमक में 3 तरह की ग्लैंड होती हैं, कार्डियक ग्लैंड, फंडिस ग्लैंड और पाइलोरस ग्लैंड। और इनमें पाई जाने वाली सेल के बारे में डिस्क्रिप्शन मैंने बता दिया। ये कार्डियक रीजन में है। म्यूकस नेक सेल पाई जाती है जो म्यूसिन सीक्रेट करेगी। फंडिस ग्लैंड, दे आर फाउंड इन फंडस एंड बॉडी ऑफ स्टोमक। दे आर ऑल्सो नोन एज चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। दे आर ऑल्सो नोन एज चीफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसमें 3 तरह की सेल है। म्यूकस नेक सेल जो म्यूसिन सीक्रेट करेंगी, चीफ सेल या पेप्सिनोजन सेल जो पेप्सिनोजन सीक्रेट करेंगी,
और पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो एचसीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट करेंगी। उसके बाद पाइलोरिक ग्लैंड पाइलोरिक रीजन में होती हैं, इनमें होती है म्यूकस नेक सेल जो म्यूसिन सीक्रेट करती हैं। जी सेल जो गैस्ट्रिन हार्मोन सीक्रेट करती हैं। इस जी सेल के बारे में पढ़ा दिया। जी सेल आर फाउंड इन पाइलोरस ऑफ स्टोमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम। इट सीक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमक फॉर गैस्ट्रिक जूस। ये तो 100% को आता है, पर एक और एडिशनल चीज है, इट इज ऑल्सो स्टिमुलेट द पेनक्रियाज फॉर द सीक्रेशन ऑफ पेनक्रिएटिक जूस। तो ये तीनों तरह की ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब इन तीनों ग्लैंड का जो मिक्सचर होता है उसको नाम देते हैं अपन गैस्ट्रिक जूस। कितना होता है, कंपोजिशन में क्या होता है, और एक एक कंपोनेंट के क्या फंक्शन होते हैं, इसको अपन डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो शायद स्टोमक की एनाटॉमी फिजियोलॉजी टोटली आपको समझ में आ गई। लेयर्स अपन ने पढ़ ली, नर्व सप्लाई अपन ने पढ़ ली। वो शुरू में इसलिए पढ़ी ताकि हर एक ऑर्गन में बार बार लेयर नहीं पढ़ानी पड़े, बार बार नर्व सप्लाई नहीं पढ़ानी पड़े, बार बार ब्लड सप्लाई नहीं पढ़ानी पड़े। वो सारा अपन ने इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टोमक अधूरा है, स्टोमक तो पढ़ लिया परंतु इससे सीक्रेट होने वाला जूस पढ़ना बाकी है, वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के अभी के लिए इतना ही। उम्मीद कि आपको पूरा समझ में आया होगा। बाकी का पोर्शन अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। तो आज के अभी के लिए आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।